साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे कि सीवान लोकसभा सीट में हिना शहाब कितने पानी में है, क्या वो जीत रही हैं या हार रही हैं, क्या कुछ हो रहा है, कल वहां मतदान हो चुका है। इस वीडियो को आप आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, जैसा मैंने अपने पहले की एक वीडियो में भी बताया था आपको कि मैं जब छोटा था, बच्चा था या फिर हाई स्कूल में भी आया तो कभी कभार सीवान जाया करता था। सीवान में मेरे चाचा थे डॉक्टर बीएल दास, बहुत बड़े वहाँ के उस समय डॉक्टर थे, नंबर 1 के डॉक्टर थे, अब तो गुजर चुके हैं। और सीवान जाने पर हमें बहुत अच्छा लगता था। भोजपुरी बोलते हुए लोग मिलते थे, हम लोग दरबार सिनेमा हॉल में फिल्में देखने जाते थे। वो एक अलग ही जमाना था, जो जमाना अब लद गया है। सीवान को लोग इसलिए भी जानते हैं देश में क्योंकि भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे, देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो सीवान के ही रहने वाले थे, जीरादेई के रहने वाले थे। और आज तक के इतिहास में वो अकेले राष्ट्रपति हुए हैं जिनको दो दो कार्यकाल मिला है, दो बार राष्ट्रपति रहने का मौका मिला है। और आज हमारा दुर्भाग्य है, बिहार का दुर्भाग्य है कि जब सीवान की चर्चा होती है तो देश रत्न राजेंद्र प्रसाद का नाम जेहन में बाद में आता है, पहले शहाबुद्दीन का नाम आ जाता है। तो इस सीवान में देखिए, शहाबुद्दीन का जो उदय हुआ वो आप समझिए कि 90 के दशक के आसपास हुआ। पहले वो जीरादेई का विधायक हुआ करता था, निर्दलीय विधायक था। बाद में लालू ने उसको अपनी छत्र छाया में ले लिया, अपने संरक्षण में ले लिया, और लालू की कृपा से ही उसने राजनीति में तरक्की की, सियासत की सीढ़ियां चढ़ता चला गया। आप जानते हैं साथियों, लालू यादव का समीकरण था माई समीकरण, यानी कि मुस्लिम यादव समीकरण। ऐसे तो तेजस्वी कहते हैं कि अब हम लोग ए टू जेड समीकरण में आ गए हैं। अभी उन्होंने एक नया समीकरण बाप समीकरण भी बनाया है। लेकिन तब भी हकीकत यही है कि जो राजद है आज भी उसका समीकरण माई समीकरण ही है, मुस्लिम और यादवों का ही ज्यादा जनाधार है। तो लालू यादव खुद यादवों का चेहरा थे, लेकिन उनको एक मुस्लिम चेहरा चाहिए था बिहार में, और वो उनको शहाबुद्दीन मिला। ये भी बिहार की बदनसीबी है कि मुसलमानों में शरीफ मुसलमान भी हैं, अच्छे लोग भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, खानदानी मुसलमान भी हैं, लेकिन लालू की नज़र गई शहाबुद्दीन पर। जो जैसा रहता है वैसे आदमी को खोज लेता है। अब शहाबुद्दीन राजद का चार बार सांसद रहा सीवान से। और शहाबुद्दीन ने, जिसको कहते हैं ना कि बिल्कुल हैवानियत का सीवान में एक मतलब नंगा नाच करके रख दिया, उसके किस्से आज भी सुने जाते हैं, सुनाए जाते हैं। सारे किस्से आपको पता होंगे, फिर भी मैं थोड़ा याद दिला दूं। शहाबुद्दीन ने 1996 में, जो उस समय के एसपी थे, जो बाद में डीजीपी भी बने सीवान के, संजीव कुमार सिंघल सर, उन पर गोलियां चलाई थी। और हमारे सिंघल साहब इतने बुजदिल थे, इतने कायर आप कह सकते हैं, कि बिल्कुल सर पर पैर रखकर दुम दबाकर भाग खड़े हुए थे। यदि कोई भी दमदार एसपी रहता, मेरे जैसा एसपी रहता, तो पलट के उसका जवाब देता। क्योंकि आत्मरक्षा का अधिकार तो सभी व्यक्ति को है, एक नागरिक को भी है, एसपी को तो खैर है ही है। लेकिन सिंघल साहब ने बड़ी रफ्तार से वहां से भागना समझा, और उसके बाद से ही शहाबुद्दीन का और वहां भौकाल जो था वो टाइट हो गया कि इसने तो एसपी को खदेड़ दिया। शहाबुद्दीन ने बाद में, आपको याद होगा 97 की ये बात है, 1997 की बात है, सीवान के एक बहुत होनहार छात्र नेता थे चंद्रशेखर, जिन्हें लोग प्यार से चंदू कहकर बुलाते थे। जेएनयू के अध्यक्ष भी रहे थे, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ के, और बहुत ही नेक दिल, जिंदा दिल इंसान थे। सीवान में वो बैठे हुए थे एक प्रदर्शन में, और अचानक लोगों ने आकर, अपराधियों ने आकर उनकी हत्या कर दी। उस हत्या का भी उस समय ठिकरा शहाबुद्दीन के गिरोह पर ही फोड़ा गया था। हालांकि बाद में शहाबुद्दीन पर सीधे बात साबित नहीं हो सकी थी। शहाबुद्दीन का यही तक
उसकी हैवानियत नहीं रुकी थी। सीवान के गौशाला रोड में एक चंदा बाबू रहते थे। छोटे मोटे बिजनेसमैन थे, छोटे मोटे व्यापारी थे। चंदा बाबू को से शहाबुद्दीन ने रंगदारी मांगी। कुछ उनकी जमीन पर, कुछ दुकान पर शहाबुद्दीन की बुरी नजर थी। चंदा बाबू ने इनकार कर दिया तो चंदा बाबू के दोनों बेटों को शहाबुद्दीन ने तेजाब से यानी एसिड से जला के मार डाला। सोचिए कितनी खौफनाक मौत होगी यदि किसी को तेजाब से जलाकर उसकी जान ले ली जाए। ऐसा काम कोई हैवान ही कर सकता है, लेकिन शहाबुद्दीन में हैवानियत मौजूद था तो उसने ऐसा किया। और जो एक तीसरा बेटा था चंदा बाबू का, जो चश्मदीद था इस घटना का, प्रत्यक्षदर्शी था, उसकी हत्या 1 साल बाद शहाबुद्दीन ने गोली मारकर करवा दी। ऐसा ये शहाबुद्दीन का उस समय राज चलता था। 2001 में इसी गुंडई को लेके प्रतापपुर कांड हुआ। शहाबुद्दीन का आप जानते हैं, पुस्तैनी गांव जो है वो हुसैनगंज थाना के प्रतापपुर गांव में है। उस समय कोई परीक्षा चल रही थी सीवान में, जिसमें शहाबुद्दीन के कुछ गुंडों ने, एक गुंडे ने जाकर एक डीएसपी के साथ मतलब लपड़ थप्पड़ कर दिया। तो इससे जो पुलिस वाले थे वो बहुत भड़क गए। उनको लगा कि ये तो सीधे पुलिस की इज्जत पर हाथ डाल रहा है, और पुलिस वहां पर एक बगावत की स्थिति उत्पन्न हो गई पुलिस वालों में। और वे सारे पुलिस वाले पहुंच गए प्रतापपुर गांव में कि आज तो शहाबुद्दीन को मार ही देना है। बहुत वहां गोलियां चली, कई लोग गोलियों में मारे गए, छलनी हो गए, कई लाशें गिरी। शहाबुद्दीन के बारे में लोग कहते हैं कि वो इतना घबरा गया कि बुर्का पहन के पतली गली से भाग गया। तो ये हुआ प्रतापपुर कांड। इस तरह से जो शहाबुद्दीन का ये था वो बढ़ता जा रहा था आतंक। 2005 तक आते आते शहाबुद्दीन के आतंक पर कुछ हद तक आप कह सकते हैं रोक लगी। और 2005 में एक सीके अनिल सर हैं, बहुत ईमानदार आईएएस हैं, वो सीवान के डीएम बना के भेजे गए। तो सीके अनिल साहब ने शहाबुद्दीन पर काफ़ी कड़ाई की, शहाबुद्दीन को काफ़ी मतलब शिकंजा कसा। ऐसे बातचीत जब चली है तो मैं ये भी बता दूं कि हमारे मुख्यमंत्री जो पलटू राम हैं, इनको ईमानदार लोग पसंद नहीं है, तो इन्होंने सीके अनिल सर का भी प्रमोशन रोक दिया है। और उनके जूनियर लोगों का प्रमोशन हो चुका है, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है सीके अनिल साहब का अब तक प्रमोशन रोक के रखा गया है। तो ये तो खैर पलटू राम का अलग किस्सा है। 2005 में ही शहाबुद्दीन की गिरफ्तारी दिल्ली से हुई, जब वो माननीय सांसद हुआ करता था। गिरफ्तारी एक महिला सब इंस्पेक्टर ने की थी, महिला दारोगा ने की थी। उसका नाम था गौरी कुमारी। संयोग से गौरी कुमारी को मैं इसलिए भी जानता हूं कि जब 96 में मैं मुजफ्फरपुर में ट्रेनिंग करता था, आईपीएस अधिकारियों की थाना ट्रेनिंग भी होती है, तो उस समय सदर थाना में वो भी ट्रेनिंग करती थी और कई ड्यूटी में हम लोग साथ साथ जाया करते थे। तो ये काम गौरी कुमारी ने बहुत बहादुरी का किया, क्योंकि उस समय ऐसे हालात थे कि आईपीएस लोग शहाबुद्दीन का नाम सुन के बीमार पड़ने लगे थे। एक आईपीएस थे जीपी सिन्हा, उनका नाम था गंधेश्वर प्रसाद सिन्हा। उनकी जब पोस्टिंग हुई सीवान के एसपी के रूप में, जब अधिसूचना जारी की गृह विभाग ने, तो वो बीमार पड़ गए। उन्होंने डर के मारे उन्होंने डॉक्टर से लिखवा के दे दिया कि मेरी तो तबीयत इतनी खराब है कि मैं तो हिलडुल ही नहीं सकता। तो शहाबुद्दीन का ऐसा खौफ था कि आईपीएस अधिकारी लोग बीमार पड़ने लगे थे उसका नाम सुन के। और 2005 की मैं बात बताऊं, मैं बक्सर का एसपी था। उस समय कोई आईपीएस सीवान का एसपी बनने को तैयार नहीं था। उस समय मिस्टर AR सिन्हा बिहार के डीजीपी थे, आशीष रंजन सिन्हा सर। उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि अमिताभ, मैं तुम्हें भिजवा रहा हूँ सीवान, वहाँ कोई जाने को तैयार नहीं है। मैंने कहा बिल्कुल सर, चला जाऊँगा, इसमें क्या दिक्कत है। उन्होंने कहा कि शाम तक अधिसूचना निकल जाएगी। उस समय मैं बता दूं, बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था, प्रेसिडेंट रूल था, और सरदार बूटा सिंह बिहार के राज्यपाल थे, यानी मुख्यमंत्री उस समय कोई नहीं था। तो मैं तो इंतजार करता रहा, और सच पूछिए तो बक्सर एसपी था, तो मैंने एक तरह से सामान बांधने भी शुरू कर दिए कि अरे डीजीपी सर का फोन आ गया, अब क्या है।
अब इस शहाबुद्दीन को पता चल गया कि अमिताभ कुमार दास सीवान का एसपी बनने वाला है, तो इसे दौड़ भाग शुरू कर दी। और उसमें सरदार बूटा सिंह बिहार के राज्यपाल थे, लेकिन उनके जो दो बेटे थे वे बड़े सक्रिय थे, तबादलों में भी बड़े सक्रियता दिखाते थे। तो शहाबुद्दीन ने उनके बेटों से संपर्क किया, क्या क्या हुआ पर्दे के पीछे मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरी अधिसूचना आखिर तक नहीं निकली। तो खैर ये तो एक अलग किस्सा है। उसके बाद सिवान जेल में शहाबुद्दीन रहने लगा। सिवान जेल में उसकी इतनी दहशत थी कि वो सुपरिटेंडेंट के चैम्बर में बैठ के दरबार लगाया करता था, और उसके दरबार में मंत्री महोदय लोग जाते थे, बिहार के आम पब्लिक तो जाती ही थी। फिर जब हंगामा हुआ तो उसको भागलपुर जेल भेजा गया। बीच में राजदेव रंजन नाम के हिंदुस्तान के एक रिपोर्टर ने उसकी तस्वीर को फेसबुक पर डाल दिया था, दरबार लगाने की तस्वीर को, तो बाद में राजदेव रंजन की भी हत्या हो गई। सिवान से जब भागलपुर जेल भेजा गया, उसके बाद शहाबुद्दीन को जमानत मिली, तो लगभग 300 कारों के काफिले में बाई रोड भागलपुर से सिवान आया। 300 गाड़ियां थी उसके काफिले में। इतनी गाड़ियां अमेरिका के राष्ट्रपति के काफिले में नहीं रहती। अमेरिका का राष्ट्रपति दुनिया का सबसे शक्तिशाली आदमी माना जाता है, उसके काफिले में भी 300 गाड़ियां नहीं रहती। लेकिन शहाबुद्दीन ने कानून को ऐसा ठेंगा दिखाया कि 300 गाड़ियों के काफिले में भागलपुर से सिवान पहुंचा। और रास्ते में जो हाईवे पर टोल बूथ होते हैं, आपने नेशनल हाईवे पर देखा होगा, टोल बूथ होते हैं जहां पर रुक के टोल देना पड़ता है, चुंगी देनी पड़ती है। किसी भी टोल बूथ पर उसका काफिला नहीं रुका और कानून की धज्जियां उड़ाते हुए वो पहुंचा, और इसका बिल्कुल टीवी चैनलों पर सीधा प्रसारण किया गया, लाइव टेलीकास्ट किया गया। तो एक बहुत बड़े वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में, आप नाम जानते होंगे, प्रशांत भूषण। उनके पिताजी भी भारत सरकार में कानून मंत्री थे, शांति भूषण। तो प्रशांत भूषण ने कहा कि ये क्या मजाक है, और प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगा दी कि भाई ये इतना बड़ा माफिया डॉन है, 300 गाड़ियों का काफिला लेके निकलता है, कहीं पर टोल देने के लिए गाड़ी नहीं रुकती है, इसकी जमानत रद्द कराई जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने जमानत रद्द करा दी। शहाबुद्दीन फिर से जेल में आ गया। उसके बाद फिर एक अलग केस किया गया कि इसको भागलपुर जेल से दिल्ली के तिहाड़ जेल शिफ्ट किया जाए। तब तक शहाबुद्दीन के जो कहते हैं ग्रह नक्षत्र, ऐसे ग्रह नक्षत्र तो अंधविश्वास होता है, लेकिन एक बोलने के लिए जो होता है, ग्रह नक्षत्र वो खराब हो चुके थे। तो शहाबुद्दीन को तिहाड़ जेल भेज दिया गया। तिहाड़ जेल में तो शहाबुद्दीन की सारी हेकड़ी गुम हो गई, क्योंकि अपनी गली में कुत्ता शेर होता है ना। सिवान जेल में शहाबुद्दीन दरबार लगाते थे, तिहाड़ जेल में तो जाके सारी दरबार वाली चीज खत्म हो गई। 2021 में उसे कोरोना हो गया, ठीक से इलाज भी नहीं हुआ, और 1 मई 2021 को शहाबुद्दीन का इंतकाल हो गया, मौत हो गई। ज्यादा उम्र भी नहीं थी, 53 साल थी। उसके बाद देखिए, हिना शहाब जो उसकी बीवी है, और उसामा जो उसका बेटा है, ये लोग चाह रहे हैं कि शहाबुद्दीन की विरासत को आगे बढ़ाना। हिना शहाब ने बहुत कोशिश की कि राजद से टिकट मिले, या तो वो राजद से राज्यसभा चली जाए, लेकिन लोकसभा, लेकिन तेजस्वी ने उससे दूरी बढ़ा ली। उसके बाद हिना शहाब ने कोशिश की कि जो ओवैसी की पार्टी है, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, थोड़ा लंबा चौड़ा नाम है, ये एक जमाने में पुराने हैदराबाद की लोकल पार्टी हुआ करती थी, यानी कि चार मीनार और उसके आसपास के इलाके का जो पुराना हैदराबाद है, उसकी लोकल पार्टी हुआ करती थी। पिछले कुछ सालों में इसका आप समझिए अखिल भारतीय विस्तार हुआ है, दूसरे राज्यों में भी इसके उम्मीदवार खड़े होते हैं। चुनाव चिन्ह है पतंग, मतलब पूरे देश के आसमान में ओवैसी जी पतंग उड़ा रहे हैं। लेकिन पतंग चुनाव चिन्ह भी नहीं मिला हिना शहाब को, तब वो निर्दलीय होकर चुनाव में खड़ा हुई। अब सिवान का जो संघर्ष है वो त्रिकोणात्मक संघर्ष है। राजद से अवध बिहारी चौधरी खड़े हुए हैं, जो विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं, स्पीकर रह चुके हैं। जदयू ने खड़ा किया है विजय लक्ष्मी कुशवाहा को, कविता सिंह का टिकट काट के खड़ा किया है, जो कि मौजूदा सांसद थी, अपराधी अजय सिंह की पत्नी। और तीसरा कौन बना रही, हिना शहाब। कल जो मतदान हुआ है उसके बाद मैं आपको रिपोर्ट बताऊं कि हिना शहाब को अच्छे खासे वोट मिले हैं। ये मैं नहीं कहा कि वो जीत जाएंगी, लेकिन वोट उसे अच्छे खासे मिले। और इस बार हिना शहाब के एक प्रचार में एक नई चीज दिखी कि एकदम बिल्कुल हिना शहाब का जैसे भगवाकरण हो गया। कभी वो सर पर माथा की चुनरी लेके घूम रही है, कभी उसके साथ चारों ओर भगवाधारी लोग घूम रहे हैं। कई बार तो उसकी रैली को देख के लगता था, उसकी सभा को देख के लगता था कि ये
भाजपा की सभा हो रही है, इतना ज्यादा भगवाकरण था। तो लोगों ने कहा है, जो मेरी रिपोर्ट है, कि हिना साहब अच्छे खासे वोट काट रही है और राजपूतों का गुस्सा जदयू प्रत्याशी के प्रति है, विजय लक्ष्मी कुशवाहा के प्रति, क्योंकि राजपूत कविता सिंह का टिकट काट दिया गया तो उसको राजपूतों का भी साथ मिल रहा है, मुसलमानों का भी मिल रहा है। तो इस बार हिना साहब जीतने की स्थिति में शायद नहीं हो, लेकिन काफी ज्यादा वो वोट ला सकती है। और यदि सच में उसने काफी ज्यादा वोट ला दिए, जिसके पहले वो 2-3 बार हार चुकी है बुरी तरह, तो समझिए कि सिवान की राजनीति को और पूरे बिहार की अल्पसंख्यक राजनीति को एक नई दिशा मिलेगी। ये कोई अच्छी दिशा नहीं होगी, क्योंकि हिना साहब की अकेली पहचान है कि वो एक खूंखार क्रिमिनल की पत्नी है। इसलिए हिना साहब का उदय होगा, उभार होगा, तो वो कोई अच्छी बात नहीं होगी। लेकिन बिहार का दुर्भाग्य है, ऐसे ही लोग बिहार में फलते फूल रहे हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।